नमस्कार साथियों, आज हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उनमें होने वाले सुधार की चर्चा करेंगे। यूपी पीईटी के सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार दिया हुआ है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है निजी बैंकों में सरकार का अधिकतम हिस्सेदार बन जाना, जिससे वह बैंक सरकार के नियंत्रण में कार्य करे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सरकार का अधिकतम हिस्सेदार बन जाने का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक में अधिकतम हिस्सेदारी खरीद लेना। ठीक है, मान लीजिए कोई बैंक अगर 100% माना जाता है, किसी बैंक कंप्लीट 100% है और उसमें 75% हिस्सेदारी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, तो वो बैंक जो है पीएसबी कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण क्या ऐसी ज़रूरतें पड़ी जो हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा? सर्वप्रथम बैंकों की पहुंच सीमित लोगों तक थी, क्योंकि यह निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि 1947-1950 का जो टाइम था हमारा, उस समय हमारे देश में जो शिक्षित वर्ग था वो 19% से 20% के बीच था, यानी कि भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है अशिक्षित थी। तो सरकार चाहती थी कि संसाधनों की पहुंच जनता तक हो सके। इसके लिए क्या जरूरी था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाके और बैंकों द्वारा मिल रही सुविधाएं सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, फिर क्या हुआ? अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित विकास के लिए जरूरी कि अर्थव्यवस्था में आ रही पूंजी पर एक निश्चित हद तक सरकारी नियंत्रण हो। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि सरकार के पास में अगर धन होगा तो आपको जो प्राइमरी स्कूल्स मिलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मिलते हैं, सोलर बिजली के लिए जो आजकल सरकार सब्सिडी दे रही है, वो सब क्यों हो पा रहा है? वो इसीलिए हो पा रहा है कि सरकार के लिए एक बजट व्यवस्था सरकार ने बनाई है, जिसके द्वारा आम जनता को जो है चीज़ें मुहैया कराई जा सकती हैं। अगर सरकार के पास में पैसा नहीं होगा तो सरकार अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगी? और साथ ही साथ अगर सरकार, जैसे लोग काला धन रख लेते हैं, टैक्स समय से जमा नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे एक वर्ग तो बहुत अमीर होता जाता है और दूसरा वर्ग क्या होता है? गरीब होता जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण बहुत आवश्यक है। फिर आर्थिक असमानता। अभी हमने आर्थिक असमानता की बात की ही कि भारत में आज भी बहुत सारी आबादी जो है जो डिपेंडेंट है, जो राशन मिलता है हर महीने के लिए, उस राशन पे डिपेंड है। बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, धन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत सारी आर्थिक असमानताओं को झेलना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसानों को ऋण के लिए साहूकार पर निर्भर होना। गांव में आज भी साहूकार लोग चलते हैं, मतलब उसको ऐसे कहेंगे कि कुछ इंटरेस्ट पे धन दे दिया जाता है। बहुत सारे लोग इनसे धन लेते हैं, बहुत सारे लोग बैंकों से लेते हैं। तो क्या हुआ कि पहले जो है वो सारे किसान साहूकारों पर निर्भर हुआ करते थे और जिसकी वजह से किसानों का शोषण होता था। पहली जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमारा जो हमने माना था वो कृषि को ही आधार माना था। तो ये सारी चीज़ें थी कि इस कारणों की वजह से राष्ट्रीयकरण जो है आवश्यक हो गया। राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कब हुई? कुछ विद्वानों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण से हुई। वहीं कुछ विद्वान राष्ट्रीयकरण का पहला चरण 1969 से प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों चरण हमने लिख दिया है। प्रथम चरण 1955, द्वितीय चरण 1969, तृतीय चरण 1980। ठीक है, अब आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जब उसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आज भी जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। निजी स्वामित्व का मतलब अभी मैंने बताया प्राइवेट बैंक था भारतीय रिजर्व बैंक। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्णतः स्वामित्व है। 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ और इस तरीके से इसको सेंट्रल बैंक बनाया गया भारत में। ठीक है, सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सरकार का बैंक है।
सर ये पॉइंट अच्छा है, CD देशमुख है। सर चिंतामणि, यहाँ मणि होगा, सॉरी, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। 1943 में उनकी नियुक्ति हुई। तो अगर CD देशमुख के बारे में आता है तो ये जान लीजिए कि वो पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, अभी हमारे गवर्नर कौन है? तो 11 दिसंबर 2024 को श्री संजय मल्होत्रा जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो आप ये याद रखेंगे कि श्री संजय मल्होत्रा जी अभी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक से आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। अभी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 1949 में इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। और CD देशमुख को भी आप याद रखेंगे, रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। पहले गवर्नर नहीं, पहले भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सर चिंतामणि देशमुख थे। कब उनकी नियुक्ति हुई थी? 1943 में हुई थी। और अभी कौन हमारे गवर्नर है? श्री संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक से आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पुराना नाम पूछ सकता है, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 2 जून 1800, ये कहानी है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। 2 जून 1806 को अंग्रेजों ने बैंक ऑफ कलकत्ता को एक वाणिज्यिक बैंक के तौर पे खोला है। एक कमर्शियल बैंक के तौर पे इसने बैंक ऑफ कलकत्ता को अंग्रेजों ने खोला था 1806 में। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके बाद 15 जून 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे और 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों जगहों पे एक एक बैंक स्थापित कर दिया गया। 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों के विलय से एक अखिल भारतीय बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1921 में इंपीरियल बैंक हो गया। इन तीनों बैंक को मिलाकर के एक बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1955 में SBI अधिनियम बनाया गया और इसके लागू होने के साथ ही 3 शाही बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और उनका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, यह भारत का पहला सार्वजनिक बैंक था और भारतीय रिजर्व बैंक में इसमें 92% हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया था ना कि कोई बैंक कैसे राष्ट्रीय बैंक हो जाता है, कैसे उसको इस सरकार का बैंक बन जाता है। तो PSB बनने के लिए उसमें कितनी खरीदी हिस्सेदारी? भारतीय रिजर्व बैंक ने 92% हिस्सेदारी खरीदी। इसलिए ही इसको प्रथम राष्ट्रीयकरण का जो पहला चरण बोला जाता है वो इसलिए इसको बोला जाता है 1955 को। ठीक है, बहुत विद्वानों का ऐसा मानना है। तो भारतीय स्टेट बैंक से आप क्या क्या याद रखेंगे? इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में। ठीक है, और ये भारत का पहला सार्वजनिक बैंक था। इतनी 3 चीज़ें याद रखें। सार्वजनिक बैंक तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ ये पूछ लेता है कि इसका पुराना नाम क्या था और अभी किस एक्ट अधिनियम के तहत इसको बनाया गया। तो 1955 में एक SBI अधिनियम, SBI एक्ट बनाया गया और उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्रीयकरण। 1969 की बात करेंगे जो द्वितीय चरण है। 19 जुलाई 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक अध्यादेश पारित किया। बाद में यह अध्यादेश संसद से पारित हुआ और बैंकिंग कंपनियां या राष्ट्रीयकरण अधिनियम बना। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, ना ही लोकसभा का सत्र चल रहा हो और ना ही राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, उस समय अगर कोई काम ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करवा सकते हैं। यहाँ पे इसलिए ये लिखा गया कि अध्यादेश पारित करें। अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है वो संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3 से राष्ट्रपति को मिलती है। तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि हाँ, उसमें ये नियम है कि भाई आप बहुत ज़रूरी होगा तो ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय जब ये अध्यादेश जारी किया 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसको अध्यादेश को जारी करवाया और बाद में ये एक अधिनियम बन गया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ पे कंडीशन क्या थी? किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो जिनके पास 50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि थी उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो टोटल 14 बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश
जो है कहाँ से अध्यादेश की शक्ति मिलती है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 से राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति मिलती है। अध्यादेश उस कंडीशन में लागू किया जा सकता है जब कोई भी सत्र न चल रहा हो, न लोकसभा का न राज्यसभा का। ठीक है, इस तरीके से अध्यादेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आइए जानते हैं कौन कौन से बैंक थे। तो सबसे पहला बैंक था सेंट्रल, पहला तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ये 14 बैंक थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें टोटल पहली बार में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। इस समय कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और जिनके पास कितनी राशि थी, तो 200 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि थी। और ये भी बैंकिंग कंपनी अध्यादेश 1980 फिर यहाँ पे एक अध्यादेश जारी किया गया और बाद में उसको अधिनियम बना दिया गया होगा। सो इस तरीके से अध्यादेश जारी करने के बाद ही 2 बार जो है हमारे यहाँ पे देश में राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आइए जान लेते हैं कौन से 6 बैंक थे। तो विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। ये 6 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया 1980 में। अब आगे बढ़ते हैं। बैंकों का विलय, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ लेता है। और क्वेश्चन आजकल टफ बनाने का मतलब क्या है कि आपको विलय पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा टफ होगा। तो सबसे पहला जो विलय हुआ था 1993 में, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। फिर सन 2017-18 में केंद्र सरकार ने 10 बैंकों के विलय की घोषणा की। सरकार का क्या मानना था, इससे बैंकों के ऋण देने की क्षमता में सुधार आएगा। तो इस तरीके से 10 बैंकों की घोषणा हो गई। सबसे पहला देना बैंक और विजया बैंक को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में। इलाहाबाद बैंक आपका बन गया इंडियन बैंक। सिंडिकेट बैंक बन गया आपका केनरा बैंक। और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिला करके बना दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देना बैंक और विजया बैंक कभी कभी पूछ भी लेता है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तो पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक हो गया इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक हो गया केनरा बैंक और आंध्र प्रदेश और कॉरपोरेशन बैंक हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंकों का विलय आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से लिया गया है। ये राष्ट्रीयकृत, अब हमारे देश में टोटल कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं, तो टोटल 12 बैंक हैं। और इन बैंकों में जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक जो है हमारे देश में सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं विकास बैंक। आज़ादी के बाद जो है हमारे जो अब किसी एक ही संस्था के ऊपर जब जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे, उस संस्था के ऊपर जो है काफ़ी सारा बोझ आ गया। आप जानते हैं सरकार का था तो आर्थिक नीतियाँ बनाने का सारा कार्य जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिम्मे था। तो फिर उसके बाद एक क्षण आया और उन्होंने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ छोटे छोटे बैंक्स बनाए। ये बैंक क्या काम करते थे ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा नाबार्ड है, सिडबी है, एनएचबी है, आईडीबीआई है, इस तरीके के बैंक बनाए गए। तो ये बैंक क्या करते थे, वित्तीय संस्थाएं हैं जो लंबी अवधि के लिए कम दर पे दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा उद्योग, कृषि, ग्रामीण परिवेश आदि के विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। विकास बैंक क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में, डायरेक्ट किसी को धन नहीं दे रहे हैं, ये क्या करें स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपके उद्योग, कृषि और ग्रामीण परिवेश आदि के विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे। समझ गए, एक एक करके आइए जान लेते हैं विकास बैंक को। सबसे पहले है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। हमेशा पूछ लेता है एग्जाम्स में कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई। ये क्या करता है, ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है। इनका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में बचत को बढ़ावा देना और संस्थागत ऋण प्रदान करना है। आरआरबी के बारे में एक बार और याद रखिएगा कि आरआरबी जो है वो प्रत्यक्ष ऋण प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष ऋण, अप्रत्यक्ष ऋण, आप इसको इस तरीके से समझिए कि नाबार्ड जो है वो अप्रत्यक्ष ऋण, जब भी कोई पैसा डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर आदमी को ना दे करके किसी संस्था के माध्यम से दिलवाया जाए तो वो अप्रत्यक्ष ऋण हो जाता है।
पैसा तो जा ही रहा है। नाबार्ड क्या आता है, आरआरबी को पैसा अवेलेबल कराता है, आरआरबी क्या है, आगे अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के बारे में आप याद रखें कि यह प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप दो चीज़ें याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत, और इसका मुख्य काम क्या है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म याद करेंगे, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड, और ये 2 बार हो गया, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड रूरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 2 बार हो गया, चलिए इसको आप याद करिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोनों में से आप कुछ भी याद कर लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता ही रहता है, तो आप कुछ भी याद करिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक याद कर लीजिए, या नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप जरूर से याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछ लेता है। स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना की थी। तो नाबार्ड की स्थापना 1900। नाबार्ड की जरूरत क्यों पड़ी, नाबार्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नाबार्ड की जरूरत बड़ी जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एनपीए बढ़ने लगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ऐसा पैसा जो कि किसी को दिया गया परंतु उसके एवज में बैंक को कोई लाभ नहीं हुआ। बैंक आपको पैसा क्यों देती है, इंटरेस्ट देती है, जो इंटरेस्ट आता है वही बैंकों का फायदा होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने बहुत सारा ऋण दिया और उस ऋण को वो लेने में असमर्थ है या किन्हीं कारणों से, तो वो बन गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने लगा, तब जा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि एक हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो उस कंडीशन में नाबार्ड आया। ठीक है, यहाँ पे नाबार्ड की स्पेलिंग भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही है NABARD, ये कहाँ से बीच में। ठीक है, तो नाबार्ड ये है, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई 1982 में। स्थापना वर्ष मैं हमेशा लिखवा रहा हूँ, आपको दे भी रहा हूँ ताकि आप याद कर सकें कि स्थापना वर्ष आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा नियम था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अधिनियम 1981 था। इसके अंदर नाबार्ड हमेशा याद रखें प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करता है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्जीवन में सहयोग करेगा। इसका काम क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संरचना का निर्माण करना है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। तो नाबार्ड से आप 3 चीज़ें याद रखेंगे, इसकी स्थापना का वर्ष 1982, इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। नाबार्ड प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करता है और इसका जो मुख्य कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्जीवन मतलब उनके उत्थान के लिए सहयोग करने के लिए इसकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आइए आगे चलते हैं। सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैं फुल फॉर्म हमेशा दे रहा हूँ कि कभी पेपर में आ जाए तो आप भूले नहीं। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आप याद कर लें, या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आप याद कर सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को हुई। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 2 अप्रैल 1990 को हुई। ये क्या होता है, अब लघु उद्योग जान ही रहे हैं, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण, विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में है। ठीक है, तो इस सिडबी के बारे में आप 3 चीज़ें याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को, और इसका मुख्य कार्य क्या है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो सिडबी से आप इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक्स बोलते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का आपने नाम सुना ही होगा। भुगतान बैंक क्या, भुगतान बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां हैं। ठीक है, जिनकी विशिष्ट लाइसेंसिंग शर्तें उनकी गतिविधियों को मुख्य रूप से मांग जमा स्वीकार करने, मतलब सेविंग अकाउंट्स ओपन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भुगतान, प्रेषण,
सेवाओं के प्रावधान तक सीमित करती है। भुगतान क्या होता है, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वही भुगतान क्या है, तो भुगतान यानी कि पेमेंट। और मांग जमा स्वीकार करने का मतलब सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप पेमेंट बैंक्स में आप जो है सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक को आप याद रखेंगे। अभी जो है एयरटेल पेमेंट बैंक जो है काफ़ी उसका ऐड वगैरह आता रहता है। तो इसकी स्थापना हुई 1949 के एक अधिनियम के द्वारा। इसकी स्थापना वर्ष के बारे में इतना पूछेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी एक अलग सा विषय है। उसमें कुछ सूचियाँ होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत में, उनके प्रावधानों के आधार पे इस तरीके के लघु बैंक हो गए, पेमेंट बैंक हो गए, इनकी स्थापना की जाती है। तो इतना याद रखेंगे कि भुगतान बैंक क्या होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या भुगतान बैंक के अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मांग जमा स्वीकार करना यानी कि सेविंग अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब सेविंग बैंक के बारे में आप ये जान लेंगे कि सेविंग अकाउंट जो है भुगतान बैंक में ओपन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं LAB, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, ठीक है। स्थानीय क्षेत्रीय बैंक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1996 में हुई थी। निजी स्थानीय बैंकों के रूप में की गई थी। इनका क्षेत्र क्या होता है, 2 या 3 जिलों में होते हैं। इसको आगे चल के बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जिनका शुरुआती होता है वो 2 या 3 समीपवर्ती जिलों पे होता है। ग्रामीण बचत और स्थानीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध कराया जा सके ऐसा ऋण उपलब्धता इनका मतलब माना जाता है कि ये ऋण ढांचे को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले LAB कह रहा हूँ, LAB स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। इनका काम क्या होता था, समीपवर्ती जिलों में ये काम करते थे। 2 या 3 जिले समीपवर्ती जिले होते, उनमें इनका काम हो सकता था। इनका मुख्य कार्य था ग्रामीण बचत जुटाना और क्षेत्र में निवेश करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत होते हैं। विनियमन इनका भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कानून सहकारी समितियों अधिनियम 1965 के तहत किया जाता है। तो सहकारी बैंक के मामले में सिर्फ आप ये याद रखेंगे, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत होते हैं। सहकारी बैंक का विनियमन क्या होता है, रेगुलेशन बोला जाता है, ठीक है। रेगुलेशन जो है भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण यानी नाबार्ड और रिजर्व बैंक मिल करके सहकारी बैंक के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। सिंपल सा ही आप ये समझिए। सहकारी बैंक की स्थापना किस अधिनियम की हुई थी, तो 1912 के तहत पंजीकृत होते हैं। और इनका जो रेगुलेशन होता है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जमा बीमा ऋण गारंटी अधिनियम DICGC। सबसे पहले जान लेते हैं DICGC होता क्या है। DICGC क्या है, एक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। क्या होगा अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है और वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाए, जैसा अभी येस बैंक के साथ हुआ था। बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं निकल पा रहा था, उनके यहाँ शादियाँ पड़ी थी, तो लोग परेशान हो सके थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो कि भाई कैसे कभी बैंक दिवालिया हो जाए तो लोगों का धन कैसे सुरक्षित रखे, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम। ये एक निगम मतलब एक कंपनी है। निगम का अर्थ क्या होता है, C यानी कंपनी, ठीक है। यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पहली चीज़ ये याद रखिए आप, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सेकंड, बचत सावधि चालू आवर्ती, मतलब अकाउंट्स की बात हो रही है। ये सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। तो बचत सावधि चालू आवर्ती जैसे बैंक जमाओं का जमाकर्ता द्वारा रखी गई मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए 5 लाख की जमा बीमा सीमा तक बीमा करती है, ठीक है। मतलब आप समझिए कि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं या 4 लाख रुपए हैं और कोई बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाता है या कुछ भी ऐसा नुकसान कर देता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के द्वारा जो है आपके पैसे का जो कि धनराशि 5 लाख तक की है उसका बीमा होता है, ठीक है। ये कुछ उसके बारे में पॉइंट्स हैं। सरकार द्वारा 2021 से किए गए संशोधन के परिणाम स्वरूप राशि का भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाना है। मतलब अगर जो मैंने अभी कंडीशन बताया उस कंडीशन में अगर आपका पैसा चला जाता है तो 90 दिन के भीतर में आपको जो है ये जमा बीमा ऋण गारंटी निगम आपका पैसा रिटर्न करेगा, ठीक है। और
इसको और समझ लेते हैं कि अच्छा ये किस पे लागू होता है। तो भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं, चाहे कोई भी विदेशी बैंक हो, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी वाणिज्यिक बैंकों का बीमा DICGC द्वारा किया जाता है। तो RRB आ गया इसके अंदर, फॉरेन के बैंक्स आ गए, स्थानीय बैंक जिसको अभी हमने LAB कहा, ठीक है, वो आ गया, और वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो भी हमारे जितने बैंक चल रहे हैं वो सबका जो है सबका बीमा DICGC के द्वारा किया जाता है। तो ये DICGC के बारे में सिर्फ यही पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा जा सकता है कि उसकी जमा बीमा की राशि क्या है। तो वो आप पहले 1 लाख थी, अब बढ़ा गई है, उसको 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। NBFC की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, NBFC का नाम आपने बहुत सुना होगा। क्या होता है NBFC? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रिम सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण आदि के कारोबार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। इसका रेगुलेशन होता है, गैर NBFC का रेगुलेशन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। NBFC जो है क्या काम करती है? वो उधार देती है, ठीक है, उधार देती है, निवेश करती है, इसलिए उनकी गतिविधियां बैंकों जैसी होती है। हालांकि इसमें कुछ अंतर है जो नीचे दिए गए हैं। NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, यानी NBFC में आप कोई सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, चेक नहीं जारी कर सकते, कोई भी NBFC चेक नहीं जारी कर सकती है, ठीक है। बैंकों के विपरीत NBFC के जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध है। अभी जो मैंने आपको पीछे बात की, जो जमा बीमा ऋण गारंटी निगम DICGC की बात की, वो NBFC पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपने NBFC में कोई निवेश किया हुआ है तो वो आपका बीमा धनराशि जो है वो DICGC के बीमे के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। NBFC से अगर कोई सवाल आएगा तो NBFC का या तो पूछ सकता है कि पंजीकृत कैसे होती है, तो कंपनी अधिनियम 1956 के अधिक हो सकती है। NBFC में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। कुछ हैं जहाँ पे जमा किया जा सकता है, लेकिन जब मांग जमा स्वीकार जब पूरी बात होती है तो सेविंग अकाउंट में कहीं पे NBFC, कुछ NBFCs हैं लगभग अभी जो है हमारे पास जो है लगभग 14,000 के करीब जो है, 14,000 से लमसम जो है NBFCs हैं, जिसमें से कुछ NBFCs हैं जहाँ पे आप जमा कर सकते हैं पैसे, बट निकाल नहीं सकते। तो सेविंग अकाउंट तो कहीं ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। चेक जारी नहीं कर सकता है NBFC, और DICGC का जो बीमा होता है वो NBFCs पे लागू नहीं होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बैड बैंक। बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक ऐसा बैंक या वित्तीय संस्था होती है जो मौजूदा बैंकों से उनके अनुपयुक्त यानी वापस न आने योग्य या डूब चुके NPA की बात कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीद लेती है। इनका उद्देश्य क्या होता है? बैंकों के खराब ऋणों से मुक्त कराना, ताकि वो अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, ठीक है। कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंकों के बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट आया था वो USA से आया था, ठीक है। धीरे धीरे अब ये पूरी दुनिया में इसका प्रचलन हो गया। हमारे यहाँ ये काम कौन करता है? तो राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड, NARCL, NARCL, ठीक है। तो NARCL का नाम आप याद रखेंगे। ये क्या है? अभी हमारे यहाँ का बैड बैंक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो यहाँ तक आपको चीज़ों के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। जितना आपके सिलेबस में था मैंने उतनी बातें आपको बता दी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं हैं जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, किसानों के लिए कुछ योजनाएं हैं, ठीक है। तो उनको हम एक नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे, तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई क्या कहते हैं, अगर कोई चीज़ जो है वो छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।